हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपके लिए ही नहीं वरन केमिस्ट्री के लिए भी अत्यंत इम्पोर्टेंट है। यह यूँ कहें, इस टॉपिक के बिना केमिस्ट्री अधूरा है। इसको जाने बिना आप केमिस्ट्री का ABC तक नहीं जान सकते हैं। और यूँ कहा जाए कि इसे केमिस्ट्री का बैकबोन कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि जिस भी वर्टिब्रेट एनिमल का रीढ़ अगर नहीं होती, वर्टिब्रेट एनिमल्स के रीढ़ अगर नहीं होती, वो एनिमल्स कैसा हो? आप थोड़ी सी कल्पना कीजिए, एक मांस का लोथड़ा या पिंड होता। ठीक उसी प्रकार अगर केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं होता तो आप केमिस्ट्री को बिल्कुल नहीं समझ पाते। यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही है जिसकी मदद से, जिसकी सहायता से आप केमिस्ट्री को बहुत आसानी से और इजी वे में समझ सकते हैं। तो चलिए, आज का वह टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसका आप लोगों को भी बहुत शिद्दत से इंतज़ार था। तो आइए हम शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो सबसे पहले यहाँ समझिए, इलेक्ट्रॉनिक शब्द को तो आप जानते ही। विन्यास, विन्यास शब्द का अर्थ क्या होता है? तो विन्यास शब्द का अर्थ होता है वितरित होना या बटा होना। विन्यास शब्द का अर्थ होता है वितरित होना या बटा होना। ठीक है, आपको बताया गया कि प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे कक्षा के में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, L में इलेक्ट्रॉनिक संख्या 8 होती है, M में इलेक्ट्रॉनिक संख्या 18 होती है, इसी प्रकार N में इलेक्ट्रॉनिक संख्या 32 होती है क्रमशः। ठीक है, अब आइए, इसी प्रकार आपको यह भी बताया गया है कि प्रत्येक कक्षा में उपकक्ष होते हैं। अब आपको ये जानना पड़ेगा कि प्रत्येक कक्षा में कितने उपकक्ष होते हैं और कौन कौन से उपकक्ष होते हैं। आइए यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि कक्षा के में इलेक्ट्रॉनों की महत्तम संख्या कितनी होती है? 2। इलेक्ट्रॉनिक महत्तम संख्या कितनी होती है? 2। और आपको ये बताया गया है कि वह कौन सा सब ऑर्बिट है, उपकक्ष है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2। जैसे यहाँ देखिए, इस टेबल में बताया गया है कि सब ऑर्बिट S में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2। तो चूंकि कक्षा K में इलेक्ट्रॉनों की महत्तम संख्या होती है 2, इसलिए K में केवल एक सब ऑर्बिट S होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक संख्या होती है 2। ठीक है, समझ गए? अब आइए दूसरी बात, कक्षा L में इलेक्ट्रॉनिक की महत्तम संख्या कितनी होती है? 8। कितनी होती है? 8, जैसा कि आप देख रहे हैं 8 होती है। अब आप देखिए कि वे कौन कौन से सब ऑर्बिट हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जोड़ने के पश्चात 8 पूरा होता है। आइए देखिए यहाँ टेबल में, S में कितने हैं? 2, P में कितने हैं? 6। तो S और P दोनों के इलेक्ट्रॉनों को मिला दिए जाए, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं कि नहीं? ठीक है, इसका मतलब है कि L में कौन कौन से सब ऑर्बिट होंगे? S और P, जिसमें S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 6, और कुल मिलाकर के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। ठीक है, अब आइए कक्षा M में। कक्षा M में इलेक्ट्रॉनों की महत्तम संख्या कितनी होती है? 18 होती है ना। पहले आपको बताया गया, आप जान चुके हैं कि कक्षा M में इलेक्ट्रॉनों की महत्तम संख्या कितनी होती है? 18, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब देखिए कि ये जो 18 है, किन किन सब ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉनों के जोड़ने से ये 18 पूरा हो जाता है। देखिए यहाँ कौन है? S में 2, P में 6, D में 10। अगर इन तीनों सब ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दिए जाएं तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18। इसका मतलब है कि कक्षा M में कौन कौन से सब ऑर्बिट हैं होंगे? S जिसमें 2, P जिसमें 6, D जिसमें 10, और इस प्रकार कितने हो गए? 18 हो गए। अब आप देखिए यहाँ पर कि किस प्रकार
कक्षा और उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन बटा हुआ है। जैसे कक्षा के में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें केवल एक उपकक्ष S जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आइए कक्षा L। कक्षा L में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। इसमें कौन कौन से उपकक्ष हैं? S जिसमें 2 और P में 6 इलेक्ट्रॉन। अब आइए कक्षा M। कक्षा M में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 18। अब इसमें देखिए कौन कौन से उपकक्ष हैं? S, P और D, जिसमें S में 2 है, P में 6 है और D में 10 है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं, इस चित्र से स्पष्ट है कि किस प्रकार कक्षा और उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन बटा हुआ है। ठीक है, देख रहे हैं ना कि किस प्रकार कक्षा और उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन बटा हुआ है। तो किसी तत्व के परमाणु के कक्षों और उपकक्षों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। समझ गए? फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ, अगर आप नहीं समझे होंगे तो फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ कक्षा के में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें एक उपकक्ष S है। कक्षा L में 8 इलेक्ट्रॉन, जिसमें 2 उपकक्ष S और P है, जिसमें S में 2, P में 6 इलेक्ट्रॉन है। कक्षा M में 18 इलेक्ट्रॉन, जिसमें 3 उपकक्ष है S, P और D, जिसमें S में 2 है, P में 6 है और D में 10 है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि कक्षा और उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन बटा हुआ है। ठीक है, कक्षा और उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन बटा हुआ है, इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको परिमार्जित भाषा में इस प्रकार लिख सकते हैं कि किसी तत्व के परमाणु के कक्षों और उपकक्षों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। ठीक है, समझ गए? अब आइए इस पर आपको मैं और उदाहरण देकर समझा दे रहा हूँ। ठीक है, अब आप किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे, इस उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 11। आपको पिछले कक्षा में बताया गया कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, अर्थात इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 11। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ चित्र में देखिए, ये पहली कक्षा है। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2। पहली कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। इसका मतलब सोडियम के पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। ठीक है, कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। इस बात का ध्यान देना है, कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। पहली कक्षा में कितने हो गए? 2। अब आइए दूसरी कक्षा में कितने होते हैं? 8। तो दूसरी कक्षा में मैं यहाँ दिखाया हूँ, दूसरी कक्षा में कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 8 10। अब सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 1। अब वह जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा वह तीसरी कक्षा में चला जाएगा। और इस प्रकार सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? पहली कक्षा में एक उपकक्ष S, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में 2 उपकक्ष होते हैं S और P, जिसमें S में 2 और P में 6। कितने हो गए? 2 2 4 6 10। बचा कितना? 1। वह जो 1 इलेक्ट्रॉन है वह तीसरी कक्षा के S ब्लॉक में चला जाता है। समझ गए? तो इस प्रकार आप किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, मैं अगले क्लास में आपको किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार ज्ञात करेंगे, ये उतना आसान नहीं है, बहुत आसान नहीं है। इसके कुछ नियम हैं, है ना? उस नियम को फॉलो करने के बाद ही आप किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही ज्ञात कर सकते हैं। तो अगली कक्षा में मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार ज्ञात किया जाएगा, किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है, उसके जो नियम हैं मैं उन नियमों को बताऊंगा। तब आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आप किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आज का क्लास मैं यहीं ख़त्म करता हूं। अब अगले दिन आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में और विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। थैंक यू।